हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। अब ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ को आपको पता होना चाहिए, सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और ई सेल के साथ रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। अब इस सेल का हमने ईएमएफ करना है कैलकुलेट। तो फर्स्टली नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से एक फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने ईएमएफ को फाइंड करने के लिए। फर्स्टली उसको रिवाइज करते हैं कि वो था ई सेल, चाहे इसको ईएमएफ बोल दो, बाद में इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग में क्या था? एनोड आयन का कंसंट्रेशन ऊपर, कैथोड आयन का नीचे। तो एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है? तो इसके लिए सिंपली लर्न करो। सेंटर में सॉल्ट ब्रिज के राइट पे क्या होगा? आर पे राइट, आर पे रिडक्शन। अब रिडक्शन किस पे होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अब याद हो गया होगा कि कैथोड पे। ये तो हुआ हमारा कैथोड, तो एनोड जे। अब एनोड का आयन कौन सा है? कॉपर आयन। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन नीचे, कैथोड आयन है सिल्वर आयन, इसकी कंसंट्रेशन। यहाँ पे कुछ पावर भी होंगी पी क्यू, जिसको हम चेक करेंगे कि कौन सी पावर है। तो चलो फर्स्टली इन पावर्स को ही चेक करते हैं। पावर को कैसे चेक करोगे? आपको फर्स्टली एट एनोड और एट कैथोड रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख रखा है कि कॉपर सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? कॉपर आयन में। सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? अगर +2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि पहले 0 था। अब एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन का सिंपल मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चेक करो, रिडक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बस आपको शो करना है कि Ag पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर +1 है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब हमको पता है कि लॉस और गेन इक्वल होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन इक्वल हो गया। अब हमें इस n का वैल्यू भी पता चल गया, क्योंकि n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए? कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, सिल्वर ने कर लिए गेन। तो n का वैल्यू हमें पता चल गया कि n का वैल्यू है 2। n का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अब क्या करेंगे? कंसंट्रेशन तो गिवन है। अब पावर्स को चेक करते हैं इन इक्वेशन से। पावर को कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल कॉपर आयन के आगे चेक करो, 1 है, तो इसकी पावर क्या होगी? 1 को हमें रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है। सिमिलरली सिल्वर आयन, इसके आगे है 2, तो इसका पावर क्या होगा? Q का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो ऐसे हम पावर्स को कैलकुलेट करेंगे। n भी कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है ई नोट सेल। तो ई नोट सेल को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड कौन है? सिल्वर, एनोड कॉपर। तो कैथोड को पहले रिप्रेजेंट कर दो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 0.8 माइनस 0.34। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए 0 लगा सकते हो आप। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारे पास आएगा 0.46 वोल्ट। अब क्या करेंगे? सारी वैल्यू
ई नोट सेल भी पता है, एन भी पता है, पावर्स भी कैलकुलेट कर ली, कंसंट्रेशन गिवन है। अब इजीली ईएमएफ या फिर ई सेल बोल दो, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने से पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आप अपना वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। तो ई सेल यहाँ पे पुट करेंगे, ई नोट सेल वो हो गया 0.46 वोल्ट। यहाँ पे एन का वैल्यू 2, 0.059 डिवाइडेड बाय 2। अब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 0.13 मोलर। मोलर का सिंपल मीनिंग आपको मोलैरिटी गिवन है मोल पर लीटर में। अब सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन 0.1, अब इसका स्क्वायर भी करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं 0.46। अब आपने क्या करना है, इस नंबर का 0.059 और 2 का कैलकुलेशन लर्न कर लेना टाइम को सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में n की वैल्यू ज़्यादातर 2 आती है। तो आप क्या करो, टाइम को सेव करने के लिए कि इसका कैलकुलेशन आपको करना ना पड़े, इसकी कैलकुलेशन को लर्न ही कर लो। तो इसका कैलकुलेशन होता है 0.0295। अब इसको चेक करते हैं, लॉग 0.13 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। अब सभी को पता है जब पॉइंट को रिप्लेस करेंगे कैसे करेंगे, सीधा इसका ऊपर 100 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका 100, क्योंकि इतना मैथमेटिक्स तो सभी को आता होगा। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 13। अब आप क्या करो, log 13 का वैल्यू यहाँ से देख के पुट कर दो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में log की वैल्यू मोस्टली गिवन होती है। तो इसकी वैल्यू आप सिंपल क्वेश्चन पेपर में से देख के पुट कर सकते हो, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कितना log आएगा, log 13 आएगा या log 6 या 7, जो भी आता है उसको पहले ही गिवन कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो अब चेक करके वैल्यू पुट करते हैं, 0.46 माइनस 0.0295, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे log 13 की वैल्यू से। तो जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा, अब चेक करो। अब इस नंबर में से कुछ नंबर को माइनस करोगे तो आंसर क्या इससे कम आएगा। आपने क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इससे माइनस करना और आंसर को चेक करना। मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 0.24 वोल्ट, क्योंकि इसके यूनिट क्या होते हैं, ईएमएफ के वोल्ट, क्योंकि ये सारा हमारा वोल्ट में गिवन है। तो हमने यहाँ पे ईएमएफ या फिर ई सेल को कर लिया कैलकुलेट। अब मूव करते हैं फर्दर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब फर्दर नेक्स्ट कंसेप्ट चेक करते हैं इसका। तब क्या कर रहा हूँ मैं, इस आंसर को लिख लेते हैं, इसको इरेज करके सिर्फ आंसर को दोबारा लिख लेते हैं कि आंसर है हमारे पास 0.442 वोल्ट। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन तो है, इससे कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो राइट पे क्या था, कैथोड, थोड़ा सा रफ डायग्राम फॉर्म करेंगे, कंप्लीट नहीं, क्योंकि सेल तो हमने पहले से ही स्टडी कर रखा है इसमें क्या होता है। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लर्न करना है, सिंपली उस क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब तो कैथोड किसका होगा, सिल्वर का, सॉल्यूशन किसका होगा, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट हो, ये पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पे कॉपर होगा, कॉपर का सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट। इसको वायर से अटैच करते हैं, फिर एक सॉल्ट ब्रिज होता है इसमें। अब क्या करना है, हमको पता चल गया कि हमारे इस सेल का
ईएमएफ जिसे हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं, इस सेल का पोटेंशियल कितना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है 0.42 वोल्ट का। अब हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसको चेक भी कर लिया। अब ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको क्या बोलते थे कि इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज एनोड पे, अगर एनोड पे नेगेटिव है तो इस पे बोल देते थे पॉजिटिव होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं वो एनोड से फ्लो कर जाते थे कैथोड की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या करना है, हमको एक्सटर्नल बैटरी अटैच करना है। एक्सटर्नल बैटरी बोल दो या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल दो। तो एक्सटर्नल बैटरी अटैच करना है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, अब चेक करो, कॉपर के पास क्या है, नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को अटैच करना है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो चलो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया बैटरी का पॉजिटिव इस कॉपर के साथ। यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया है तो इस कॉपर को अटैच कर दिया हमने, चेक कर लो बैटरी के पॉजिटिव से। तो बैटरी के नेगेटिव को अटैच कर दिया कैथोड के साथ जिस पे पॉजिटिव था। सिंपली इसको रिवर्स कर दिया तो बोल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमको पता है कि हमारा सेल क्या था, खुद ही एक बैटरी था, उस पर क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर दिया विद ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि सपोज करो इस एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज है 0.42 वोल्ट। चेक कर लो हमारे इस सेल का, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी वोल्टेज ईएमएफ कितना था 0.42 वोल्ट। अब इसका क्या है, ऑपोजिट का भी 0.42 कर दिया। अब आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे क्या है आंसर, तो इसका आंसर है नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों, क्योंकि दोनों पोटेंशियल क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल भी है, अगर इक्वल है ना तो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड मूव करेंगे ना बैकवर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे, सिंपल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, जब एनोड पे रिएक्शन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर बाद में यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन कर देंगे कैथोड का। बट पोटेंशियल इक्वल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं होगा, तो सिंपली लिख देंगे नो इलेक्ट्रॉन फ्लो या फिर लिख दो नो रिएक्शन इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सेकंड क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं इसका पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर है इस नंबर से, चाहे उसको ऐसे लिख दो, इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 0.42 वोल्ट या फिर कोई भी लार्ज नंबर लिख दो। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 56 वोल्ट। अब 0.56 क्या है, इससे ग्रेटर है। अब चेक कर लो हमारा जो सेल था उसका पोटेंशियल कितना था 0.42 वोल्ट। इस पोटेंशियल डिफरेंस से वो क्या कर रहा था, एनोड से इलेक्ट्रॉन उस तरफ सेंड कर रहा था। बट अब जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या है, उसका पोटेंशियल ग्रेटर है, उसका पावर इससे मोर है। तो अब क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो ये हमारा, इसमें बोल देंगे हम, इसको क्या बोलते थे, कैथोड, तो बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये लैंग्वेज किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्टली हम इस सेल में इसको एनोड बोला था, इसको कैथोड, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ इससे ग्रेटर हुआ। चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल देते हैं
कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसका पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं अब इससे कम, तो बोल देते हैं अब 36 वोल्ट, या तो कम वैल्यू लिख दो या बोल दो लेस देन 0.42 वोल्ट, या फिर लिख दो कोई कम वैल्यू, इससे कम वैल्यू लिख दो कोई भी। हमने सपोज करो 36 वोल्ट को लिख दिया। अब क्या होगा, जो एक्सटर्नल फील्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका वोल्ट कम है, इसका ईएमएफ या फिर बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मोर। तो अब इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे बट विद स्लो स्पीड। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड ही फ्लो करेंगे बट स्लो स्पीड से करेंगे। तो ये सिंपल से हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तो अब बेसिकली अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी को। सपोज करो आपको बोला है कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी, कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। इसका और लैंग्वेज क्या हो सकता है, सीधा लिख देंगे कैलकुलेट डेल्टा जी। अब कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी और कैलकुलेट डेल्टा जी सेम ही बात है। अगर आपको ऐसा लिखा कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये और ये सेम नहीं है। यहाँ पे गिब्स एनर्जी कौन सा कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड। और इस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे लिख देंगे, नोट लगाकर लिख देंगे। तो इस लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी सेम है, और इसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड को नोट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों अलग अलग है। इनमें क्या डिफरेंस है उसको चेक करते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, NFE सेल। आपको क्या करना है, N क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो रहे थे, तो हमारे इस सेल में हो रहे थे, कैलकुलेट कर ले हमने 2, तो इसका वैल्यू हमको पता है। F का आपको याद करना है, N का तो 2, F का लर्न हो गया होगा अब तक तो 96500 कूलम। और इसके कंप्लीट यूनिट क्या लिखेंगे हम, ये किसका चार्ज था, 1 मोल का इलेक्ट्रॉन, तो बोल देंगे इतना कूलम चार्ज है किस पे, 1 मोल पे, तो उसको लिख देंगे 96500 कूलम पर मोल। पर मोल का मीनिंग सिंपल 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ई सेल। अब चेक करो, N का वैल्यू क्वेश्चन से फाइंड करोगे, F का लर्न करना है। अब अगर यहाँ पे ई सेल है, अगर नोट नहीं है तो आपके पास क्या आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन आ जाएगा जब ई सेल को पुट करोगे। बट अगर आपने यहाँ पे ई नोट सेल का वैल्यू पुट कर दिया तो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी नहीं, फिर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आएगा। तो आपने एग्ज़ाम में अच्छे से चेक करना है कि आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं या फिर डेल्टा जी नॉट, इसको अच्छे से चेक करें। तो अब चलो चेक करते हैं इसको। N का वैल्यू 2, इसका 96500। ई सेल कितना था हमारा था 0.42। अब इसका कैलकुलेशन करके आपको यूनिट को, आपको वैल्यू को चेक करना है। यूनिट क्या होंगे इसके, एनर्जी का यूनिट जाउल और जाउल पर मोल। अब सिमिलरली इसका चेक करते हैं, तो इसका हमारे पास आ जाएगा -2 96500। ई नोट सेल कितना था इसका, सिंपल इसका डिफरेंस करके चेक करोगे, वो था हमारे पास 0.46। जब इसको कैलकुलेट करोगे कोई नंबर आएगा, उसके यूनिट जाउल पर मोल लगा दोगे आप। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, तो सिंपली इसका आंसर है 81060। तो इसको लिख दोगे, इसका आंसर है -88। अब पता है इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज, तो आंसर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा 760।
अब अगर आपने इस जाउल को किलो जाउल में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड करने से 81.06 किलो जाउल पर मोल हो जाएगा जी। सिमिलरली उसको किलो जाउल में कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके आप। तो यहाँ पे हमने ईएमएफ को, गिब्स फ्री एनर्जी को एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे है हमारे पास क्रोमियम प्लस आयन जिसको फेरस आयन बोल सकते हो आप। यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, फिर क्रोमियम आयन, इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, फिर आयरन। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्रोमियम आयन, इसका आपको गिवन है 0.74 वोल्ट। और आयरन का गिवन है -0.44 वोल्ट। तो अब इसको चेक करते हैं, इस न्यूमेरिकल्स को। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, सिंपली ईएमएफ या फिर ई सेल बोल दो या सेल पोटेंशियल। तो फर्स्टली अब क्या करेंगे, हमें क्या सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन। अब अगर गिवन होता तो जो सॉल्ट ब्रिज था उसके राइट पे रिडक्शन सीधा लिख देते कि ये कैथोड आयन है और लेफ्ट पे एनोड आयन मिल जाता। अब इसमें क्या है, फर्स्ट हमें कैथोड और एनोड को चेक करना है। कैथोड कैसे चेक करोगे, चेक कर लो रिडक्शन किसका हो रहा है, और एनोड के लिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो अब चेक करो आयरन को। आयरन क्या है, Fe+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, आयरन में। अब +2 से 0 जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका सिंपल मीनिंग इलेक्ट्रॉन गेन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन होगा तो आयरन पता चल गया हमें, ये क्या है हमारा कैथोड। दूसरे को सीधा भी लिख सकते हो, फिर ये क्या होगा एनोड। नहीं सीधा लिखना, चेक कर लो एक बार। अब क्रोमियम चेक करो, 0 से कोई चार्ज नहीं, 0 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका सिंपल मीनिंग 3 इलेक्ट्रॉन का लूज, तो इलेक्ट्रॉन लूज, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब क्या करें हम, एट एनोड एट कैथोड का रिएक्शन लिख देते हैं। तो एट एनोड का रिएक्शन होगा, एनोड चेक कर लो कौन है, क्रोमियम। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ से चेक करो, कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम आयन में। अब कितने लूज किए, 3, तो इसको मेंशन कर दो 3। अब एट कैथोड, अब कैथोड पे हमको पता है रिडक्शन किसका होगा, ऊपर चेक कर लिया, होगा Fe+2 का। कितने गेन कर रहा है, वैसे तो चार्ज के इक्वल गेन करेगा, बट फिर भी रिएक्शन से चेक कर लो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe0। अगर Fe0 में कन्वर्ट हो रहा है, कोई चार्ज नहीं, तो कितने गेन करेगा, 2। तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक कर लिया। अब हमने क्या करना है, लूज गेन को इक्वल करना है। लूज हो रहे हैं 3, गेन 2, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, क्योंकि जब 2 से करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब 3 से करोगे तो सिंपली 6। तो सिंपली अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 3। अब 2 से मल्टीप्लाई सभी जगह 2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई विद 2 6। अब लूज गेन हो गया इक्वल। तो हमको क्या किसका वैल्यू मिल गया, अब n का वैल्यू मिल गया। n क्या होता है, टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे,
ई नोट सेल को कैलकुलेट करेंगे। ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब इसका वैल्यू -0.44, फिर माइनस इसका वैल्यू -0.74 वोल्ट। अब माइनस माइनस नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इस नंबर में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 0.33 वोल्ट। 30 भी लिख सकते हो, नहीं पॉइंट लगाए, 0 को लिखने की हमें नीड नहीं। अब 0.3 वोल्ट आ गया सिंपली इसका आंसर। अब क्या करें, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करें, मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि अब लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन से जो इसका फॉर्मूला ड्राइव किया है वो फॉर्मूला लिखेंगे अब हम। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास ई सेल, ई नॉट सेल -0.059। एन का वैल्यू हमने चेक कर लिया था, कितना आया था? 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे थे? टोटल 6। अब लॉग में ऊपर एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड कौन है? क्रोमियम। यहाँ से भी चेक कर रहे हो इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है? क्रोमियम। तो ऊपर एनोड आयन का कंसंट्रेशन, नीचे कैथोड आयन। कैथोड कौन है? आयरन, जो गेन कर रहा है, क्योंकि जो गेन करेगा उसका रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड। हमने लर्न कर लिया ये तो। अब इनका कुछ ना कुछ पावर होगा, वो कहाँ से चेक करेंगे? जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसमें से चेक करेंगे कि जब रिएक्शन को बैलेंस किया तो इसके आगे कौन सा नंबर आया था। तो आप क्या करना, वीडियो को रिवर्स करके चेक कर लेना क्या था। अगर आपको सीधा याद है तो सीधा लिख सकते हो। तो इस पे इसके आगे था 3, इसके आगे था स्क्वायर 2, तो यहाँ पे पावर 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल 0.3, इसका वैल्यू 0.059/6। चलो अब चेक करते हैं इसका कंसंट्रेशन, इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो इसका है 0.01 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका कंसंट्रेशन यहाँ से 0.1 का क्यूब कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.3 0.059/6 लॉग में इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 0.001, क्योंकि एक में 2 प्लेस है, पॉइंट के बाद 2 प्लेस या फिर 2 नंबर। तो जब स्क्वायर करेंगे पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे। अब क्यूब तो पॉइंट के बाद 3 नंबर। अब चेक करो इसका कैलकुलेशन कितना होगा। इसका आपको आना चाहिए, साइड पे कर देते हैं। किस नंबर को, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 4। तो इसको लिख सकते हो आप 1 के बाद में 4 0। इसको क्या लिखोगे? ऊपर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 3, तो इसको लिख देंगे 1 के बाद 3 0। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास 1/10। बेसिकली इतने कैलकुलेशन तो आपको आते होंगे। तो 1/10। अब इसको कर रहा हूँ इरेज, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो 0.3 माइनस 0.059/6, इस 1/10 को क्या लिख सकते हो? log 10 की पावर -1। अब log का फॉर्मूला है कि पावर क्या करता है? पावर को आगे लिख सकते हो आप। जब -1 यहाँ पे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो log 10 का वैल्यू सभी को पता है 1। अब क्या करना है आपको? इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। इसका आंसर होगा, पता है इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी, वो है 0.309 वोल्ट। तो सिंपली हमारे सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर
EMF हमने कैलकुलेट कर लिया 0.309 वोल्ट। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सिल्वर सॉलिड कन्वर्ट इनटू सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, सेंटर में सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद फिर सिल्वर नाइट्रेट कंसंट्रेशन 1 मोलर। अब सिल्वर एटम जिसमें ये कन्वर्ट होगा, तो अब चेक करते हैं इसका। अब चेक करते हैं इसमें EMF फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली इसको अच्छे से चेक करो, ये कौन सा सेल है हमारा, कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन का कुछ कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि कंसंट्रेशन सेल में कैथोड और एनोड सेम मटेरियल के होते हैं। कैथोड कौन फॉर्म होगा, जिसका कंसंट्रेशन हाई, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। जिसका कंसंट्रेशन मोर, उसको क्या फॉर्म कर देते थे, कैथोड। चेक कर लो, इसका कंसंट्रेशन 1 है, इसका 0.01, 1 से कम। तो अगर कंसंट्रेशन होगा फिर ही कम होगा, फिर ही एनोड बनेगा। अगर कंसंट्रेशन मोर तो कैथोड। अब चेक करो, अब इसका E0 सेल, E0 सेल कितना आएगा, इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब पता है स्टैंडर्ड वैल्यू सभी का सेम होता है, तो कैथोड एनोड सेम मटेरियल के हैं, तो ये 0 वोल्ट था हमारा। वैसे हमने इसको प्रीवियस भी लर्न कर लिया इस कंसेप्ट को। तो अब चेक करते हैं सीधा नर्स्ट इक्वेशन को। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, जिसको चलो बाद में पुट कर देंगे कि इसका वैल्यू 0 है, फिर माइनस 0.059 अपॉन n लॉग में एनोड आयन का कंसंट्रेशन। एक बात और बता दूं, कंसंट्रेशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का। अब आपको क्या करना है, इसमें चेक करो सिल्वर आयन कितने होंगे। 1 Ag पॉजिटिव मिलेगा एक सिल्वर नाइट्रेट में। अगर 1 मिल रहा है तो इसका आयन भी इसके इक्वल ही होगा। अगर एक सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर 2 मिलते तो कंसंट्रेशन को डबल कर लेते। अगर 3 सिल्वर आयन मिलते हमें तो कंसंट्रेशन को ट्रिपल। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट का है उतना ही सिल्वर आयन का होगा। तो इसका कंसंट्रेशन है 0.01। अब नीचे क्या होता है, कैथोड, इसका है 1। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ पावर्स भी होती हैं। अब पता है हमको सिल्वर आयन कितने गेन करेगा, सिर्फ 1। फिर कितने लूज़ करेगा, तो लूज़ करेगा सिर्फ 1। एक कोई लूज़ गेन कर रहा है, तो इसके आगे नंबर चेक करो 1, यहाँ पे भी 1। तो कोई पावर लिखने की हमें यहाँ पे नीड नहीं, क्योंकि पावर 1 आएगा। ये तो आप इजीली आप गैस कर सकते हो इसको। तो अब E सेल को करना है कैलकुलेट। इसका वैल्यू 0, n का वैल्यू हो गया 1, तो माइनस 0.059। अब इसको क्या लिख दोगे, नीचे तो 1 है, उसको ये नीड नहीं कैलकुलेशन की। इसको लिख देंगे 10 की पावर -2, 0.01 को। अब लॉग का फॉर्मूला पावर आएगा आगे, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे ये नंबर, और log 10। अब log 10 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 59 और 2 का कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 118। हाँ, ये हो जाएगा 118। अब क्या करना, पॉइंट लगाना है। चेक करो कितने प्लेस हैं पॉइंट के बाद, 3, तो 1 2 3। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, आगे 0 लिख दो।
तो ई सेल कैलकुलेट कर लिया 0.118 वोल्ट इस कंसंट्रेशन सेल का। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल क्या है, उसमें लिखा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन या फिर फॉलोइंग सेल बोलो। तो बेसिकली इसमें से हमको चेक करना पड़ेगा कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो चेक करो लूज कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। Ag पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहा है, गेन। पॉजिटिव से जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन। बेसिकली ये तो ऐसे भी पता होना चाहिए कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 होता है, इसका 0.34। साइड पे लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का 0.8 वोल्ट और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34 वोल्ट। तो अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल जिसका वैल्यू मोर होता है वो क्या फॉर्म करता है, कैथोड। ये कम का, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो फॉर्म करेगा एनोड को। तो ये हो गया हमारा कैथोड, कॉपर क्या होगा, एनोड। सिंपली कैथोड एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो कॉपर चेक करो कितने लूज कर रहा है, कॉपर 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए लूज। अब एट कैथोड, कैथोड चेक करो सिल्वर आयन कितने गेन कर रहे हैं, सिर्फ एक करेगा क्योंकि +1 है। अब लूज गेन को इक्वल कैसे करोगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब चेक करते हैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। लॉग में ऊपर एनोड आयन का कंसंट्रेशन, नीचे कैथोड आयन का कंसंट्रेशन। बट आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न कर लिया कि जो यहाँ पे जो एनोड आयन और कैथोड आयन का कंसंट्रेशन है, बेसिकली वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे अब कंसंट्रेशन को नहीं पुट करेंगे, अब इक्विलिब्रियम ही लिख देते हैं। अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं चेक किया उनको एक बार बता देते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगा लो। तो फर्स्टली चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है आपका। अगर बैलेंस है, सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, +1 में ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट है एक कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा हमारे पास सिल्वर आयन। इसका चलो स्क्वायर लगा देंगे, बाकी हमारा 1 है तो कुछ भी नहीं लगेगा। चलो इसका बैलेंस करने के लिए 2 आएगा तो इसका स्क्वायर लगा दो। अब आपको पता होना चाहिए, +1 में लर्न किया था कि सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1। अब 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो क्या रहेगा, 1। तो ये तो 1 है। अगर 1 है तो 1 को मेंशन करने की नीड नहीं, क्योंकि 1 कोई चेंज नहीं लाएगा इसमें। अब ये क्या हो गया हमारा, एनोड आयन का कंसंट्रेशन जिसकी पावर 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है। नीचे कैथोड आयन का कंसंट्रेशन जिसकी पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इसको क्या बोल देंगे, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी कारण यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। अब हमने लर्न किया था, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो इसको, वीडियो को पॉज करके। तो हमने लर्न किया था कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या, कि
फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रिएक्शन सेम है। फॉरवर्ड में क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बैकवर्ड में क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे स्पीड क्या होता है, इक्वल। अगर स्पीड इक्वल है तो वहाँ से बोलते थे हम कोई रिएक्शन नहीं चल रहा, तो सिंपली ई सेल क्या होगा, 0 वोल्ट। अगर इसको डिटेल में चेक करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेक करो, अभी के लिए लर्न करो कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का स्पीड सेम होता है। इसको 0 मत लिखना, क्यों, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड का डिफरेंस करने से आएगा। तो स्टैंडर्ड का डिफरेंस करते हैं। अब स्टैंडर्ड का चेक कर लो, 0.8 माइनस 0.34, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.46। इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो इलेक्ट्रॉन हमने चेक कर लिए थे 2, क्योंकि लूज गेन को इक्वल किया था तो 2 आ गया था। अब लॉग के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर भेज देते हैं, फिर 0.59, उसके बाद 2, फिर लॉग इक्विलिब्रियम। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब 0.42 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय 0.059, फिर यहाँ पे आएगा लॉग के ई क्यू, लॉग में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब चेक करते हैं, लॉग इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख देते हैं 0.42 मल्टीप्लाई विद 2 0.059। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 15.59 के आसपास। तो लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो क्या करें, इस पे अप्लाई करेंगे एंटी लॉग को। तो बोल देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब एंटी लॉग को सॉल्व करना सीख लो। अब लॉग से जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे वो तो हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे। बट जब यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको चेक करते हैं। अब तो आप फर्स्टली इसको नोट कर लेना। अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। अब चेक करते हैं हम एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लो, इसको तोड़ के लिखना है आपको। तो इसको लिखेंगे हम 15 प्लस 0.59, सिंपली स्प्लिट कर दिया इसको। अब क्या करना है, अब इस 15 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब पता है हमें अगर किसी के भी साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब सिंपली 1 नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस 1 को log 10 लिख देंगे, क्योंकि log 10 का वैल्यू होता है 1। अगर log 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 15 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चेक करो 0.59 ये किस log का वैल्यू है। अब चेक करो यहाँ से log 2 का होता है 0.3010, अब 3 का 0.04771 और log 4 का 0.6020। अब चेक करो ये वैल्यू किसके क्लोज है, log 3 के क्लोज है या log 4। यहाँ पे है 0.47, बट यहाँ पे क्या है 0.59। अब 0.59 क्या है, इस 0.60 के क्लोज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपने अंडरस्टैंडिंग से कोई भी नंबर पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम log
3.8 पुट कर सकते हो, 3.9 पुट कर सकते हो। बेसिकली आपको चेक करना क्या है कि क्लोज किसके है। अगर 3 के क्लोज हुआ तो 3.5 से कम नंबर पुट कर देना, 3.1 कर दो, 3.2 कर दो या 3.2, 3.4 कर दो। ये सिंपली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपका ब्रेन क्या बोल रहा है कि कितना क्लोज है। अब चेक करो, log 4 का वैल्यू 0.6020, इसको 60 तक चलो स्टडी कर लो, तो ये क्या है 0.59। 59 क्या होगा 60 के बिल्कुल क्लोज है। तो अब हम 3.6 या 3.7 ही पुट करेंगे। हम 3.8 या 3.9 में से कोई भी एक का गैस लगा सकते हैं। तो अब जस्ट क्लोज है तो हम 3.9 ही यहाँ पे लिख रहे हैं। बेसिकली आप अगर इसको 3.8 भी कर दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर को करेक्ट करेंगे एग्ज़ाम वाले, क्योंकि हमारे पास कौन सा वहाँ पे कैलकुलेटर होगा। अगर आप 3.8 भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आपने 3.5 से ही कम पुट कर दिया, ये तो हमको सीधा पता चल रहा है कि 4 के पास में है वैल्यू, तो 4 के आसपास ही हमने ट्रिक लगाना है उसका। अगर 3.5 से कम पुट कर दिया तो आपका रॉन्ग कर सकते हैं। अगर 3.8 या 3.9 हुआ फिर करेक्ट करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए आपको लॉग का फॉर्मूला आना चाहिए कि log m log n। अब क्या करेंगे, इसको पावर फॉर्म कर देंगे, तो 10 की पावर 15 प्लस log 3.9। अब चेक करो log m प्लस log n, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था हमारे पास log m मल्टीप्लाई विद log n, तो n से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब चेक करो एंटी लॉग से log कैंसिल, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। 3.9 को लिख दो आगे, इस 10 की पावर 15 को लिख दो पीछे, तो ये रहे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। तो इस तरह से हम एंटी लॉग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स हुए कंप्लीट। अब कुछ लॉग की बात करते हैं। अब जिन बच्चों को यहाँ पे लॉग के फॉर्मूले समझ नहीं आए, वो यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे कौन से लॉग के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं हम। तो बेसिकली लॉग के 3 फॉर्मूलेज हैं। log m रेज टू पावर n, इसका फॉर्मूला क्या है, पावर को आप आगे लिख सकते हो n log m। अगर आपको नीड हुआ कभी पावर को फिर वहीं लिखने का, तो आप रिवर्स भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो हमने चेक करो जस्ट क्या किया, इसको एक क्या काम कर रहा है n का, इसको पावर फॉर्म कर दिया, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, फर्स्ट पावर फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, log m n। अगर m एंड n मल्टीप्लाई में हुए तो इसको इजीली लिख देंगे log m प्लस log n। ये फॉर्मूले सभी लर्न कर लो log के। फिर log m बाय n, तो log m माइनस log n। अगर m n डिवाइड में है तो ये फॉर्मूला क्या है, log m माइनस log n अगर डिवाइड में हुए। तो बेसिकली ये फॉर्मूले हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। चलो अब दोबारा क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से आपको लॉग की कुछ वैल्यू फाइंड करनी सिखाऊंगा। तो इसको करते हैं इरेज हमारे न्यूमेरिकल को। अब क्या करना, बेसिकली तो आपको एग्ज़ाम में लॉग की वैल्यू गिवन होगी, बट अगर कभी ना गिवन हुई तो उसके लिए क्या करोगे, आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने आप लर्न कर सकते हो उसको लर्न करते जाओ। तो फर्स्टली log 1 का वैल्यू सभी को आता होगा 0, log 10 का भी आता होगा 1। अब थोड़े थोड़े और याद करो, जैसे log 2 का होता है 0.3010। अगर आपने log 2 का लर्न कर लिया तो आपको log 4 का भी आता है। कैसे, हम log के फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि इनको तो लर्न करना ही पड़ेगा अगर log और एंटी log को सॉल्व करना है। तो इसको लिख दोगे log 2 का स्क्वायर
अब पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर को आगे लिख देंगे। तो पावर कितना है 2, तो 2 आगे, फिर लॉग में 2। अगर आपने log 2 का वैल्यू लर्न कर लिया है तो आप इजीली log 4 का कैलकुलेट कर लोगे कि कितना आएगा। जाएगा हमारे पास 6020, मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर log 8 का कैलकुलेट करना है वो भी कर लोगे। कैसे? तो उसके लिए फर्स्टली log 2 का लर्न होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब, क्योंकि 2 का जब क्यूब करते हैं तो 8 आता है। अब पावर का फॉर्मूला, पावर आगे log 2। अब 3 log 2 का वैल्यू लर्न होगा 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो ये हो जाएगा 9030। तो अब आपने क्या लर्न किया, तो सभी के लर्न है। अगर log 2 का लर्न किया 3 वैल्यू हो गए याद, log 4 का कैलकुलेट कर लोगे, log 8 का, तो 5 वैल्यू आपको फाइंड करनी आ गई अब तक। तो अब अगर आप 3 का लर्न कर लेते हो log 3 का वैल्यू, तो log 3 का कितना होता है वहाँ से चेक कर सकते हो आप। log 3 का होता है 0.4771। अगर 3 का लर्न करोगे तो किसका फाइंड कर सकते हो आप, log 5 का फाइंड कर सकते हो, सॉरी log 6 का। 6 का कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि log 6 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई विथ 3। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log m इंटू n। एम एन अब क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, log m प्लस log n। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब आपने log 2 का वैल्यू लर्न कर लिया 0.3010, log 3 का लर्न हो गया 0.4771। इसको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, फिर 8, फिर आएगा 7, बाद में फिर 7। चलो ये तो प्लस माइनस है, आप सिंपली कैलकुलेट कर लोगे। तो हमने यहाँ पे log 6 का वैल्यू फाइंड कर लिया, चेक कर लो 0.7781 ही इसका वैल्यू है। तो आप क्या करो, इन फॉर्मूले को लर्न करो, इनका यूज़ करना सीखो और कुछ ना कुछ log की वैल्यू लर्न करो। अगर लर्न करोगे आप उससे नेक्स्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो इन फॉर्मूले को यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 15 आ गया, अब 15 तक तो वैल्यू भी नहीं लिखी हमने, इसको क्या करोगे, log 3 प्लस log 5। ये तो आपको पता चल गया होगा कैसे लिखा, क्योंकि log 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो। तो log m प्लस log n, log 3 का पुट करो, log 5 का पुट करो, आप इजीली log 15 का कैलकुलेट कर लोगे, बट तब जब log 3 और log 5 का आपको आता होगा। तो सिंपल वे से हमने log को फाइंड करना सीख लिया, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।